दोस्तों, स्टडी टूर चैनल में आपका स्वागत है। आज है मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास 2। इसमें हम पढ़ेंगे यूरोपियों का आगमन। ये है पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2 और ज़रूरत पड़ी तो पार्ट 2, 3 भी आएगा। यूरोपियों का आगमन भारत में 15वीं शताब्दी में होता है। 15वीं शताब्दी में यूरोप में नौ परिवहन और जहाजी क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई थी। साथ ही यूरोप में पुनर्जागरण काल भी चल रहा था और उसी समय कुतुबनुमा या दिशा सूचक यंत्र की खोज हुई थी। और 1487 में बार्थोलोम्यू डायस ने समुद्री यात्रा के द्वारा ज्ञात किया था कि पृथ्वी गोल है। तो एक होड़ सी लग गई थी सामुद्रिक व्यापार करने की। सामुद्रिक व्यापार करने के यूरोपियों के 3 उद्देश्य थे, जिन्हें ट्रिपल जी उद्देश्य बोलते हैं। पहले जी का मतलब है गोल्ड, ग्रेविटी और गॉड। गोल्ड का अर्थात वो धन कमाना चाहते थे। ग्रेविटी या ग्लोरी बोल सकते, अपना प्रभुत्व दिखाना चाहते थे कि हम ज़्यादा योग्य हैं। और तीसरा गॉड, अपने ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे, उस ईश्वर के संदेश को संपूर्ण विश्व में फैलाना चाहते थे। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि यूरोपियों के आगमन के पीछे एक मजबूत धार्मिक और आर्थिक कारण था। भारत में यूरोपीय या पश्चिमी देश के व्यापारी 2 मार्गों से आते थे। पहला मार्ग है फारस की खाड़ी और दूसरा है मिस्र से लाल सागर होते हुए। तो हम मैप में समझ लेते हैं कि कहाँ पे है लाल सागर और कहाँ पे है फारस की खाड़ी। ये है हमारा प्यारा भारत और ये है, यहाँ से व्यापार हम लोग ज़्यादा करते थे। साथ में कोचीन, उसके बाद ये हो गया आपकी फारस की खाड़ी। पेन ले लेते हैं। ये फारस की खाड़ी, ये लाल सागर है। तो यहाँ से आप गए, फारस की खाड़ी होते हुए इराक, टर्की और यूरोप पहुँच गए। उसके बाद लाल सागर होते हुए मिस्र गए, मिस्र से फिर से भूमध्य सागर में और यूरोप पहुँच गए। ऐसा ही हम इस वाली रीजन में करते थे। ये कोचीन वाला रीजन जो है, यहाँ से ये इस तरह से व्यापार चले जाते थे। भारत का ऐसा नहीं है कि भारत व्यापार कभी नहीं करता था पश्चिमी देशों से, लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद भारत का व्यापार भारत के अंदर ही रह गया, क्योंकि उसमें पश्चिमी देशों ने कब्जा कर लिया था या अरब देशों ने कब्जा कर लिया था लाल सागर और हिंद महासागर पे। तो व्यापार की स्थिति उलट गई थी। भारत के कुछ बंदरगाह देख लेते हैं कौन कौन से हैं उस समय थे। तो अगर हम पश्चिमी में देखें तो कालीकट, कोचीन, मालाबार पड़ेगा। कालीकट, कोचीन, मालाबार ये केरला वाले रीजन में पड़ेंगे। यहाँ से काली मिर्च निर्यात होती थी। और गुजरात का जो सूरत, भड़ौच है, कैम्बे है, तो सूरत से स्पेशली सोना, चांदी, ऊनी वस्त्र आयात होते थे, हम मंगाते थे। साथ में क्या बाहर भेजते थे? मसाला, नील और वस्त्र। अगर पूर्वी किनारे पे देखें भारत के, तो बंगाल की खाड़ी से हम खाद्य सामग्री और वस्त्रों का निर्यात करते थे। 1498 में 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचते हैं और गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीक उन रास्ता बताता है कि आप यहाँ से जाइए, कालीकट पहुँचेंगे। वहाँ पे हिंदू शासक जमोरिन होता है जो उनका स्वागत करता है। यहाँ से वास्को डी गामा बहुत सारे मसाले और जड़ी बूटियाँ लेकर जाते हैं और अपने देश में 60 गुने लाभ पर बेचते हैं। यानी कि जो मसाला उन्होंने यहाँ 1 रुपये का ख़रीदा था, वो वहाँ जाके 60 रुपये में बेचते हैं। 60 रुपये में नहीं बेचते हैं, एक्चुअली 60 गुना लाभ पाते हैं, अपना खर्च वर्च सब काट के। इससे और भी व्यापारी उत्साहित हुए होंगे, आप समझ सकते हैं। भारत में पहले भी व्यापार की स्थिति क्या थी ये देख लेते हैं। तो कोरोमंडल तट पे चेट्टियार समुदाय था जो बंगाल की खाड़ी से मलक्का तक का व्यापार संभालता था। इनका अधिकार भी इस रीजन में था। साथ में चूलिया मुसलमान भी व्यापार करते थे। अगर यूरोपियों के आगमन का क्रम देखें तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, डच आए, फिर अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए और अंग्रेज भैया सबसे लंबे समय के लिए टिक गए। आगे देखते हैं, पुर्तगालियों के बारे में पढ़ते हैं। तो पुर्तगालियों के 2 लक्ष्य थे व्यापार करने के। एक तो वे सैन्य बल प्रयोग करके अपने देश को समृद्ध करना चाहते थे। तो सैन्य बल तब मजबूत होगा जब आपके पास धन होगा, उसके लिए व्यापार करना पड़ेगा। दूसरा, वो जो भी यूरोप की तरफ जो मसाला व्यापार होता था उस पर एक अधिकार करना चाहते थे।
ठीक है। तो पूर्वी व्यापार पर शाही नियंत्रण हो, इसके लिए पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रधान ने वाणिज्य प्रधान की उपाधि धारण करी और 1503 में एक कमेटी, एक प्रतिनिधि ग्रुप नियुक्त करते हैं और भारत भेजते हैं, जो 1503 में कोचीन में प्रथम पुर्तगाली दुर्ग स्थापित करते हैं। उसके बाद 1505 में पुर्तगाल के शासक द्वारा भारत में पुर्तगाली वायसराय की नियुक्ति की जाती है। तो वायसराय कौन बनते हैं? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में से 1509 के बीच रहते हैं। ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। इन्होंने शांत जल की नीति अपनाई और तुर्की, मिस्र, गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित किया और यूरोपीय जगत की श्रेष्ठता को प्रमाणित किया और द्वीप पर अधिकार कर लिया। उसके बाद आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसको पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 1503 में, ये 1509 में गवर्नर बन के आए, किंतु 1503 में ही जहाजी बेड़े में नायक बनकर आ चुके थे। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कोचीन को मुख्यालय बनाया, जो 1503 में प्रथम पुर्तगाली दुर्ग बना था। इसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद करा दी और 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए इसने प्रेरित किया। इससे क्या था? घरेलू संबंध स्थापित करने की कोशिश की भारतीयों से, ताकि वो जब अगर कोई विद्रोह करते हैं, कोई भारतीय राजा विद्रोह करता है, तो कम से कम वो लोग तो पुर्तगालियों का साथ देंगे जो इनसे विवाह संबंध स्थापित किए हुए हैं। भारतीयों को सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। अल्बुकर्क की मृत्यु 1515 में हो गई। इनकी मज़ार गोवा में है। यह भारत की पहली कैथोलिक चर्च है जिसके बीच अल्बुकर्क को दफनाया गया। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत आवश्यक है। अगले आते हैं गवर्नर इनोडू कुन्हा। 1529 से 1538 तक ये रहते हैं। हुमायूं को भयंकर फोड़े से निजात दिलाई। बाबर नामा में अनवर नाम से इनका उल्लेख मिलता है। ये बाबर के दरबार में भी गया था। 1530 में पुर्तगाली कार्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया गया और पुर्तगाली राजधानी बनाई गई। पुर्तगालियों का व्यापारिक नियंत्रण प्रभुत्व देखते हैं। तो 1458 में पुर्तगाली कंपनी एस्तादो इंडिया का गठन हुआ। 1503 में कोचीन में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई, अभी हमने ऊपर देखा था, और दूसरी फैक्ट्री 1505 में कुन्नूर में स्थापित की जाती है। मैंने आपको पहले बताया था ये पूर्वी व्यापार पे, मतलब पश्चिम से जो पूर्व में पड़ेंगे, पूर्वी व्यापार पर अधिकार स्थापित करना चाहते थे। तो उन्होंने एक नई व्यवस्था लागू की, कार्टेज अरमेडा काफिला व्यवस्था। इस व्यवस्था का जन्मदाता तो था वो पुर्तगीज वायसराय कैस्ट्रो था। इस व्यवस्था में क्या था कि जो भी व्यापारी व्यापार करेगा उनको एक ये कार्टेज लेना पड़ेगा। ठीक है, कार्टेज एक परमिट होता था। इस परमिट में क्या होता था कि हम आपको व्यापार में सुरक्षा देंगे जब आप समुद्र के रास्ते से जाएंगे, साथ ही आप ना तो मसालों का व्यापार नहीं कर सकते हो, काली मिर्च का व्यापार नहीं कर सकते हो, गोला बारूद का व्यापार नहीं कर सकते हो। इस पे पुर्तगालों का ही आधिपत्य रहेगा। तो पुर्तगाली क्या करते थे, एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी उन जहाज़ों में बैठा देते थे और जांच करते थे। उनका उद्देश्य मेन यही होता था कि काली मिर्च और गोला बारूद या मसाले ये व्यापारी ना ले जा पाएँ। इसके लिए शुल्क लगता था, जो बहुत मामूली सा था, लेकिन शुल्क केवल एक बहाना था। मेन उद्देश्य इनका तलाशी लेना था। इस तरह का एक कार्टेज प्रति वर्ष अकबर को निःशुल्क प्रदान करते थे। जैसा लिखा हुआ है, भारतीय जहाज़ों को काली मिर्च, गोला बारूद ले जाने की मनाही थी। डचों ने 1641 में पुर्तगालियों से मलक्का जीता। 1559 में श्रीलंका और 1663 में मालाबारी दुर्ग पर डचों ने अधिकार कर लिया। तो यहाँ से पुर्तगालियों की शक्ति कम होने लगती है। पुर्तगाली अब का जो प्रभुत्व है उसका उत्कर्ष होने लगता है। वे केवल चुंगी अधिकारी बन के रह जाते हैं, कस्टम ऑफिसर बन जाते हैं कि हम आपको एक परमिट देंगे, आपकी जहाज़ की जांच करेंगे, बस इतना ही उनका रह जाता है। अन्य प्रमुख तथ्य अगर देखें तो ये भारत कई नई फसलें लेके आए, जैसे तंबाकू, आलू, अनानास, पपीता,
ठीक है, मक्का, लीची, संतरा, ये सब पुर्तगाल से भारत आई हैं और हमें लगता है पुर्तगाल ज़्यादा भारत में खाई जाती होंगी। 1542 में जेसुइट संत जेवियर पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ भारत आए। इस फैक्ट को याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। भारत में प्रथम छपाई खाना 1556 में स्थापित हुआ। गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। जो पुर्तगालियों के साथ स्थापत्य कला आई उसका नाम है गोथिक। साथ में ही प्रमुख व्यक्ति बहुत पूछा जाता है, तो सब पहले प्रमुख व्यक्ति है एडुआर्डो बारबोसा। ये 1500 से 1548 तक रहे। इन्होंने अल्बुकर्क के द्विभाषीय के रूप में कार्य किया। ये विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के शासनकाल में इन्होंने विजयनगर की यात्रा की है। इन्होंने गुजरात के एक महमूद वेगड़ा उसका वर्णन किया है और वर्णन करते हुए बताया है कि वेगड़ा बचपन से किसी तरह का जहर लेता था, उसका नियमित सेवन करता था। यदि उसके शरीर पे एक मक्खी बैठती थी तो कुछ ही देर में फूलकर मर जाती थी। तो ये गुजरात के महमूद वेगड़ा के बारे में बारबोसा ने बताया है। इसके अनुसार विजयनगर में सती प्रथा प्रचलित थी। दूसरा अगर देखें, दूसरे कौन आए थे तो वो थे डिमंगो पायस। 1520 से 1522 तक ये रहे। इन्होंने विजयनगर का वर्णन करते हुए कहा है कि यह रोम के समान वैभवशाली रमणीक है, यह संपूर्ण विश्व का सबसे रमणीक शहर है। ठीक है, फिर फर्नांडिस नूनेज आते हैं। ये पुर्तगाली घोड़ों के व्यापारी थे, 1535 से 37 के बीच में रहते हैं। ये किसके शासनकाल में आए थे तो विजयनगर सम्राट अच्युतदेव राय के शासनकाल में आए थे। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि फर्नांडिस नूनेज किसके समय आए थे। ऑप्शन में आपका होगा अच्युतदेव राय द्वितीय या फिर कृष्णदेव राय दे देंगे, तो उत्तर होगा अच्युतदेव राय प्रथम। सीजर फेडरिक, इन्होंने तालीकोटा या राक्षसी तगड़ी के युद्ध को अपनी आँखों से देखा था। ठीक है, इन्होंने स्वयं देखा था कि विजयनगर की तबाही किस प्रकार हुई। तो ये जो राक्षस तगड़ी का युद्ध है ये 1565 में हुआ था। जब मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। उसके बाद डच कंपनी आ जाती हैं। डच लोग आप जानते होंगे कहाँ की है, नीदरलैंड की हैं। इसको हॉलैंड भी बोलते थे। ठीक है, इसकी कैपिटल आपको पता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा नीदरलैंड की कैपिटल क्या है। पहला डच अभियान 1545 में 1595 से 1596 ईस्वी में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। इन्होंने वहां पे सफलता प्राप्त की। उसके बाद 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड बनाते हैं और भारत आते हैं। 1605 में पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की। दूसरी फैक्ट्री 1610 में पुलिकट में स्थापित की। यहाँ पे उन्होंने स्वर्ण सिक्के ढालना शुरू कर दिया था और अपनी विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। तीसरा इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की सूरत में। ये सब सर्वाधिक लाभ कमाने वाली इनकी फैक्ट्री थी सूरत। उसके बाद विभिन्न नाम दे रखे हैं, आप देख लीजिएगा। जैसे 1653 में चिंसुरा में किलेबंदी की और उस किले का नाम उन्होंने गुस्ताव फोर्ट रखा। भारत में प्रथम औद्योगिक वेतन भोगी इन्होंने रखे। डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को फैक्टर कहते थे। 1759 में बेदरा के युद्ध में डच अंग्रेज़ों से पराजित हुए। तो आज की क्लास में इतना ही है और डच से इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पुर्तगालियों में जितने फैक्ट हमने कवर किए वो सभी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनको देख लीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करें। इससे मुझे पता चलता है कि वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया, या कोई सुझाव देना चाहते हैं, किसी प्रकार की कमी आपको लगती है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, प्लीज़ उसमें कमेंट करें। बाकी आपने एक दिन में जितना मुझे सहयोग दिखाया, सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। इतनी जल्दी मुझे 100 सब्सक्राइबर के ऊपर हो गए, बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए फिर कल मिलते हैं यूरोपियों के आगमन पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।